नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मेगा ओपिनियन पोल। और दूसरे दिन आपका फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन चुनावी बिगुल बजने से पहले हम लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे किया गया है। और इस सर्वे को देखने के बाद आपको देश का चुनावी मूड समझ में आ जाएगा। मेगा ओपिनियन पोल के पहले दिन हमने आपको 9 राज्यों में जनता के मूड के बारे में बताया था और इन राज्यों में मोदी फैक्टर जो जादू बनकर सामने नजर आया। खासकर हिंदी पट्टी वाले राज्यों में बीजेपी की जो ताकत है वो खुलकर नजर आई। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे हिंदी भाषी राज्यों में इंडिया अलायंस बीजेपी के आगे कहीं नहीं दिखा। दक्षिण की तरफ चलिए, दक्षिण के राज्यों की बात कीजिए तो वहां भी बीजेपी की हालत काफी सुधरी है और लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी लहर को मात देते विपक्ष नहीं दिखता। कल हुए मेगा ओपिनियन पोल में हमने बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात की। हमारे मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 38 सीट मिलने का अनुमान है और बिहार में इंडिया अलायंस को मात्र 2 सीट मिलने की संभावना है, तो एनडीए को लगभग 58% वोट मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया अलायंस को 28% वोट मिलने का अनुमान है। आज हम झारखंड का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाएंगे। अब बताएंगे कि झारखंड में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन उसके पहले अब तक किस राज्य में हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक सीटें आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। बिल्कुल विवेक, तो आज इस मेगा ओपिनियन पोल के दूसरे दिन हम आपको बाकी शेष बचे हुए राज्यों की तस्वीर और आंकड़े जनता के मूड और मिजाज के साथ बताने वाले हैं कि जनता आखिर क्या सोच रही है। कर्नाटक की 28 सीटों पर ओपिनियन पोल जो है वो आज आने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये मेगा ओपिनियन पोल, जिसकी एक बड़ी तैयारी हमारी टीम की तरफ से की गई है और इस बड़े से वॉल पर बस कुछ ही देर में देखिए वो कर्नाटक की 28 सीटों का ओपिनियन पोल जो है वो एनडीए को 25 सीट मिलने का अनुमान ये दिखा रही है। इंडिया अलायंस को 3 सीटों का अनुमान है, यानी यहां पर भी मोदी लहर जो है वो यहां बरकरार नजर आती है। तो इंडिया अलायंस को 35% वोट जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि 10 सालों के बाद भी मोदी मैजिक जो है वो बरकरार है, क्योंकि एनडीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान। और ये वो राज्य हैं जिसे साउथ का ऐसा क्षेत्र कहा जाता था जहां पर इंडी गठबंधन जो है वो बहुत ताकतवर या मजबूत मानी जाती थी। लेकिन अब ऐसे में देखिए कि कर्नाटक की जब हम बात करते हैं, कर्नाटक में क्या आंकड़े जो हैं वो जनता के रूप में नजर आ रहे हैं। और अब जरा देखिए 25 सीटें जो हैं वो एनडीए को दिख रही हैं। नरेंद्र मोदी चेहरा आपको नजर आ रहे होंगे। अब उनके साथ जिसका विपक्ष का चेहरा जो राहुल गांधी है, सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें वहां पर उनको जाती हुई दिखती हैं। वहीं अन्य का खाता नहीं खुल पाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों पर जब आप गौर करेंगे तो ये आंकड़े आपको बताने के लिए काफी हैं कि जब साउथ में जाएंगे तो साउथ में भी तस्वीर जो है वो बदल रही है, यानी कि मोदी जो सौगात दे रहे थे उस सौगात का असर नजर आता है। कर्नाटक में तस्वीर बदल रही है, यहां पर जनता जो है वो काम कहीं ना कहीं अब जो वहां का मूड है जनता का वो इन आंकड़ों में नजर आ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज जो बाकी बचे हुए राज्य हैं उन राज्य के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, और अब जरा देखिए इस चलती हुई दौड़ती हुई गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब एनडीए की बात होती है, चेहरा नरेंद्र मोदी होते हैं तो सबसे सर्वप्रिय, लोकप्रिय, ईमानदार, मेहनती नेता के तौर पर उनकी छवि होती है। उनको स्वीकार्यता जो इस रूप में नजर आ रही है और यही वजह है कि जब लोकसभा की बात होती है, केंद्र की बात होती है, देश की बात होती है तो सर्वमान्य नेता वो बन जाते हैं। और ये गाड़ी देखिए, इंडिया अलायंस की मजबूत विपक्ष नहीं बन पाया, इसलिए भी कहा जा रहा है कि जिस साउथ को गढ़ मानते थे ये लोग, वहां पर उनकी बहुत बेहतर स्थिति नजर नहीं आ रही है। अब एनडीए जहां 25 सीटें निकाल रही है, 28 सीटों में 25 सीटें, अब आप अनुमान लगाइए कि ये मोदी लहर किस रूप में कर्नाटक में काम कर रहा है। अब इससे पहले आपने देखा होगा कि बिहार में 40 में से 38 सीटें जो है एनडीए के पास जा रही हैं, लेकिन बार बार जो विपक्ष ये कह रहा था कि भाई महंगाई का मुद्दा कहां चला गया, बेरोजगारी का मुद्दा, तो ये मुद्दा अब भी बरकरार है, लेकिन विपक्ष इस पर बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। और यही वजह है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता ज्यादा नजर आती है। और अब जरा देख लीजिए, ये एनडीए को 12 सीट मिलने का अनुमान असम में दिखाया जा रहा है। अब असम की क्या स्थिति बन रही है?
इंडी अलायंस के पास कितनी, सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 सीटें जो हैं वो इंडी अलायंस के पास जा रही हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि 49% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं मोदी के साथ खड़ा हूं क्योंकि उनके काम पर यकीन है, उनके नेतृत्व पर यकीन है, उनके विजन पर यकीन है, और इसीलिए 12 सीटें जो हैं असम में एनडीए के पास जाती हुई नजर आती हैं। अब जरा आप अगर इस आंकड़े को देखेंगे तो जरा चेहरों के साथ भी देखते चलिए। 12 सीटें नरेंद्र मोदी के साथ, यानी कि एनडीए के साथ। अब राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, इंडी गठबंधन की अगर बात करते हैं तो वहां पर चेहरा वही है, और यहां 0 का आंकड़ा दिख रहा है। ये सबसे अजीब बात यहां नजर आती है, जबकि अन्य के पास भी 2 सीटें जो हैं वो जाती हुई दिख रही हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्या नहीं कर पाई, क्या असम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर इंडी गठबंधन जो है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं दिखा। और अब जरा इस गाड़ी को देख लीजिए, ये गाड़ी जो है वो पूरी रफ्तार में दौड़ रही है, सभी राज्यों में दौड़ रही है, और ये इसलिए दौड़ रही है क्योंकि मजबूत चेहरा जो है वो विपक्ष के पास नजर नहीं आता है, स्वीकार्योक्ति नजर नहीं आती है। राहुल गांधी को लेकर अगर बात की जाए तो लोग एक मजबूत चेहरे के तौर पर उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद देखते हैं, पहले नहीं देखते हैं, और यही वजह है कि ये स्थिति असम में भी नजर आ रही है। यानी कि काम बोलता है, लोगों का यकीन जो है वो देश जिस तरफ आगे बढ़ रहा है उस पर नरेंद्र मोदी के साथ है, और यही वजह है कि ये आंकड़े इस रूप में बदल रहे हैं। और सिर्फ इस राज्य की नहीं, कल हमने तमाम दूसरे राज्यों की भी चर्चा की थी, जिसमें यूपी की चर्चा की थी, जिसमें हमने चर्चा की थी कि ये देख लीजिए कि बिहार में क्या बदला, कर्नाटक में क्या बदला और असम में क्या बदला। और इसीलिए अब तेलंगाना की चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना की 17 सीटों का ओपिनियन पोल जो है इस बड़े से वॉल पर आपको नजर आ रहा होगा, एनडीए को 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अब जरा देख लीजिए कि ये कैसे तस्वीर जो है वो अन्य को 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन एनडीए को 28% वोट जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। इंडी अलायंस को 34% वोट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर एनडीए बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और ये बार बार हम इसलिए जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं क्योंकि अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हर वक्त एक रिवाइव वाली स्थिति जो है बीजेपी की तरफ से बनी रहती है, और यही माना जा रहा है कि यहाँ पर अगर वो इतनी सीटें निकाल पा रही है तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। 8 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास जा रही हैं, 6 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं, अन्य के पास जो है वो 3 सीटें जा रही हैं। तो इन आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि तेलंगाना की जनता के मन में क्या है। तेलंगाना की जनता जो है, अगर केंद्र की बात होती है तो केंद्र की बात में भी वो ये देखती है कि पीएम मोदी का चेहरा जो है वो ज़्यादा सशक्त है, ज़्यादा मजबूत है, और इसीलिए जब ये गाड़ी दौड़ रही है, देखिए 17 सीटें तेलंगाना की लोकसभा की, और वहाँ पर इन 17 सीटों में 8 सीटें जो एनडीए को जा रही हैं, 6 सीटें जा रही हैं सिर्फ इंडिया अलायंस को, इंडी गठबंधन को, और अन्य की बात कर लेते हैं, उन अन्य में 3 सीटें जो हैं जाती हुई दिख रही हैं, और 17 सीटों का यह आंकड़ा जो है आपके सामने है, जहां पर तेलंगाना में भी बेहतर प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी ये बार बार कह भी रही है कि भाई हम जितने ताबड़तोड़ आपने देखे होंगे कि प्रधानमंत्री ने तेलंगाना का कितना दौरा किया, वो आंध्र प्रदेश कितनी बार गए, और ये तमाम कवायद जो है वो लोगों के बीच विश्वास जो है वो दिखाता है लोगों का, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आम जनता की राय है। और सीधे लिए चलते हैं आपको अपने सहयोगी विवेक के पास। शुक्रिया विभा। तो ये ट्रकों के ऊपर जो लिखा था, जो चेहरे चिपके हुए थे, वो बता रहे हैं कि आखिर जो ये ओपिनियन पोल है, और हम बराबर कह रहे हैं, कल से ही कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल से पहले वाला पोल है, और ओपिनियन पोल ये होता है कि हम आपके साथ बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, बात करते हैं, आपकी मंशा समझते हैं और आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। उन सवालों का जवाब आप अपने मन से देते हैं, किसी से बिना पूछे देते हैं, और वो एक आधार बनता है। जब 1.5 लाख लोगों से ये सवाल पूछा गया, ये सर्वे यहीं पर बड़ा हो जाता है कि हमारा जो सैंपल कलेक्शन है वो कितना बड़ा है। तो हम तो मार्केट से लेकर आए, सबसे बातचीत हमने की, और जो तथ्य सामने आए हैं, ये ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि एनडीए मजबूत स्थिति में है। और साउथ की पहले हमने बात की कि दक्षिण के इलाकों में भी आप अगर देखेंगे तो वहां पर मजबूत स्थिति में, यानी कि धीरे धीरे ही सही स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। और इस अगर आप और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल देखिए कि बिहार की 40 सीटें, जिसके बारे में कल ही ऐलान किया गया, कल ही हमने बताया कि एनडीए 38, इंडी गठबंधन को 2 सीटें। अब यहां पर जो ये फैक्टर है, इसमें एनडीए को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो हमारे साथ साथी आए थे उन्होंने भी कहा कि भाई 38 नहीं, हम तो 40।
लेकिन 40 वाला फैक्टर आपको समझाना होगा। 2 सीटें जिनके बारे में इंडिया अलायंस हमसे पूछ रहा है कि भाई आप बताइए दोनों सीटें कौन सी हैं, हम बताएंगे, खोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अब इसे रीजन वाइज अगर बांट दें तो बिहार को अगर हम 5 भाग में अगर बांटते हैं, मध्य बिहार में देखिए कैसे ये सीटें जा रही हैं, किन्हें जा रही हैं। तो मध्य बिहार में कुल एनडीए को 7, इंडी को 1 और अदर को 0। तो अदर को अगर हम पूरे ही पार्ट में अगर हम देखें, 5 भागों में देखें, तो वहां पर 0 ही 0 है, तो उस पर अभी बात नहीं करेंगे। पूर्वी बिहार की बात कर लीजिए, देखिए 6 सीटें एनडीए को मिल जाते हैं, 5, इंडी को 1। उत्तर बिहार में 12 की 12 सीटें एनडीए के खाते में, दक्षिण बिहार में 5 की 5 सीटें, पश्चिमी बिहार में 9 की 9 सीटें। अब आप समझिए कि 2 कहां जा रहे हैं, मध्य बिहार और पूर्वी बिहार में 2 सीटें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किशनगंज का इलाका हो सकता है, लेकिन अभी अंदाजा लगाइए, अभी अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि अभी फुल एंड फाइनल हमने बात नहीं बताई है। फिलहाल ये पोस्टर देखते जाइए। पूर्वी बिहार जिसमें एनडीए को 6 में से 5 अंक मिलते हैं, इंडिया अलायंस को 1, यानी कि इसे समझना बेहद ही आसान हो जाता है, इससे खुला। और हमारे साथ रांची से संजय जुड़े हुए हैं। संजय, जरा हमें बताइए, कुछ पल में हम आ जाएंगे, सुनिए भाई, कुछ पल में आ जाएंगे। बिहार की सीटों का ऐलान तो हमने कर दिया कि भाई 38 की 38 सीटें किन्हें मिल रही हैं, और 38 में जो 2 छिटक रहे हैं, यानी 40 में 2 छिटक रहे हैं, वो किनके पास जा रहे हैं। कुछ देर में ओपिनियन पोल आ जाएगा, लेकिन आपके पीछे पब्लिक है, जहां से हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसी महफिल में आप खड़े हैं। जरा आप भी जानिए कहां जा रहा है, रुख क्या है। क्या आप झारखंड की बात कर रहे हैं? बिल्कुल 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 संजय। देखिए, हम बता दें कि रांची के मन में क्या है, रांची की रवानगी आखिर जा रही है तो किधर। हम सीधे बात करेंगे रांची के मन में क्या है। अगर ओपिनियन पोल की बात करें, जनता के मन की बात करें, चुनाव सिर पर है, तो रांची की महिलाओं के मन में क्या है? रांची की महिलाओं के मन में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने मन बना के रखी है। इस बार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार के जो नारा लगाए हैं, निश्चित रूप से सारी महिलाएं, हमारी महिला बहनें, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमारी राखी के रूप से हम लोग को उपहार दिए, चाहे सिलेंडर के रूप में हो, शौचालय के रूप में हो, विकसित भारत के रूप में हो, तो हम सब बहनें उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में 400 पार का वो देंगे। और बिल्कुल झारखंड से जो 14 की सीट है, पूर्ण रूप से 14 की सीट पूरा वो कमल के माला में गुथने वाली है। देख रहे हैं कि रांची की महिलाएं हैं जिन्हें योजना याद है, और ये भी याद है कि हाँ, वास्तव में सीट क्या देना है, वोट कहाँ देना है। ये बताइए कि जब बात करें पीएम मोदी, जब एक चेहरा हम लोग सामने देखते हैं तो, और सामने इंडी गठबंधन के राहुल गांधी का भी चेहरा है, तो एक महिला जब ये सोचती है कि घर चलाने के लिए, इधर आ जाइएगा, घर चलाने के लिए वास्तव में जरूरत जब होती है, तो विश्वास और भरोसे का चेहरा कौन नजर आता है? अब इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नजर आता ही नहीं है, और बीजेपी पार्टी के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आती है जो इस देश को सक्षम रूप से सही तरीके से चला सके। और रही महिलाओं की बात, तो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। और हम सभी महिलाएं इस बार 400 प्लस उनको वोट। अच्छा, करती क्या है पहले ये बताइए? कुछ नहीं, यानी घर संवारती हैं, बहुत बड़ा काम करती हैं, है ना? जो देखिए घर का मैनेजमेंट। संजय, आपके बगल में पीछे, आपके ठीक पीछे वहां पर बगल में ही ठेले वाले भाई भी हैं, खोमचे वाले भाई भी हैं, उनसे भी जरा बात कीजिएगा क्या, क्योंकि जरा बात कीजिए कि क्या मन में चल रहा है। देखिए, ऐसा ना लगे कि भाई बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जरा पूछिए, हाँ पूछिए। भाई मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ ये बोले कपिल जी, आप इतने दिनों से आप जो है चाट फुचका बेचते हैं, लंबे कितने साल से बेच रहे हैं, पहले ये बताइए। 48 साल हो गया। 48 साल से आप जो आपकी दुकान चल रही है, इधर आगे आइएगा। तो ये बताइए कि देश का रांची के लोग, उनके मन में क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, कि कौन सी सरकार, कौन सा चेहरा आपकी उम्मीदें पूरी कर सकता है? ये तो मोदी जी का है, तो चेहरा एकदम खिला हुआ है, उसमें कोई सोच नहीं है। आखिर क्या लगता है, मोदी जी आएंगे तो ऐसा क्या अभी तक किए और क्या कर देंगे? बहुत कुछ किए हुए हैं, हर चीज में नंबर 1 आगे हैं, हर चीज में। अब बहुत आदमी बोलता है महंगाई, मगर महंगाई तो अगर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, उतना जो योगदान हो रहा तो महंगाई थोड़ा बहुत तो बढ़वे करेगा। जरा हम इनकी दुकान दिखा दें। इनकी दुकान हर दिन रात में, शाम में लगती है, और यहाँ चाट फुचके की जो दुकान लगती है, लेकिन जब इस स्तर का कोई छोटा सा
खोमचे वाला ये बताता है कि देश में महंगाई अगर है तो क्यों है, और वास्तव में देश जा रहा है तो किधर जा रहा है, महंगाई बढ़ी भी है तो वास्तव में कौन सी ऐसी नहीं, चीजें बिल्कुल हैं इनके ठेले के पास कई और लोग हैं, सबसे पूछ डालिए। संजय झटाझट पूछिए, देश के मन में क्या चल रहा है? बोले कि रांची के मन में क्या है, देश के मन में क्या है? देखिए, रांची और मन में और जो देश के मन में है वो है मोदी सरकार। क्योंकि देखिए, मोदी सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, और देखिए कि महिलाओं के लिए जो पिछड़ी महिलाएं थी वो उनको बहुत अग्रगणी बनाने में मोदी सरकार काफी काम चलिए, अभी तक का सर्वे आप समझिए, इसमें कोई मिलावट नहीं है। वो इसलिए ऐसे समझना होगा कि संजय जिस जगह पर खड़े हैं, संजय सभी से बात कर रहे हैं, संजय सबकी राय ले रहे हैं। हमारे साथ रमाकांत महतो हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, रांची स्टूडियो से मौजूद हैं। विनय सिन्हा जो कि प्रदेश महासचिव कांग्रेस से हैं, और इसके अलावा नीरज पाठक वरिष्ठ पत्रकार रांची से। नीरज जी से ही शुरू करते हैं। नीरज जी लिखते रहे हैं और पत्रकार होने के नाते जमीनी हकीकत को बेहतर बता पाएंगे। पार्टियों से तो हम पूछ लेंगे, पार्टी एक दूसरे पर हो सकता है आरोप प्रत्यारोप करे, कहीं सीटों का कुछ अंतर हो जाए, हो सकता है सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दे। नीरज पाठक जी, आप कैसे देख रहे हैं ये बढ़ते हुए देश को, विकास की बात जो हो रही है उस बात को लेकर, और जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, या फिर अभी झारखंड का रिजल्ट हम लाने वाले हैं ओपिनियन पोल में, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि सर्वे के बारे में चाहे राय कुछ भी हो, तो पार्टियां अपने अपने पार्टी के पक्ष को देखते हुए बोलती हैं और व्यक्त करती हैं प्रतिक्रियाएं। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जब झारखंड की हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि शायद ये अकेला राज्य है कि पिछले 23 सालों में 12 सरकारें यहां आई हैं। 23 सालों में बिल्कुल एक ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का जन्म हुआ था। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर देखें तो जहां छत्तीसगढ़ में केवल 4 सरकारें आई, झारखंड में 12 सरकारें आई, तो अस्थिरता। लेकिन उसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर 2014 के बाद जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें यह साफ तौर पर सामने आया है कि उसके बाद जो अस्थिरता की स्थिति है वो काफी कम हुई। लेकिन अस्थिरता कम होने के बावजूद अगर आप देखें कि पर कैपिटा इनकम, ये बहुत सोच का विषय है, और इस पर जो अर्थशास्त्री हैं वो काफी परेशान भी हैं इस बात को लेकर कि वर्ष 2000 के 15 नवंबर में राज्य का जन्म होता है झारखंड का, और 2000 से लेकर 2014 के बीच अस्थिर सरकारों का एक लगातार दौर, जिसमें राष्ट्रपति शासन, अस्थिर सरकारें। लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो उसमें बढ़ोतरी होती है 40% तक की, हालांकि छत्तीसगढ़ की तुलना में काफी कम है। लेकिन दूसरी ओर 2014 के बाद से स्थिर सरकारें यहां आई, रघुवर दास 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो राज्य में, लेकिन उसके बाद देखें तो बिल्कुल स्थिर हो गई चीजें। तो इसलिए हमें यह देखना होगा कि आखिरकार ये एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न तो है ही, लेकिन ये प्रश्न राजनीतिक मोरालिटी का भी है, उस नैतिकता का। ये बदलाव कभी कभी जरूरी हो जाता है। हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहिए। रमाकांत महतो, प्रवक्ता बीजेपी से। रमाकांत जी, जो होगा वो तो सामने आ जाएगा। बिहार की स्थिति हमने बता दी है, बिहार में तो चलिए बढ़िया चल रहा है। झारखंड में क्या होने वाला है ये तुरंत अभी विवाह उपाध्याय रख देंगे हमारी सहयोगी। हमें ये बताइए कि जो स्थिर सरकार की बात कही जा रही है, जो रघुवर दास ने पूरे अपने टेन्योर को पूरा किया, और जिस तरीके से बहुत अरसे बाद एक स्थिर सरकार देने का जो एक ट्रेंड शुरू हुआ, तो इसे भी आप एक फैक्टर मानते हैं? जी विवेक जी, धन्यवाद आपको। जी, माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो विकास के नए नए बड़े बड़े आयाम गढ़े गए थे, उनका फायदा झारखंड को मिला। और झारखंड में जिस गति से भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक तौर में भी बाबूलाल जी के नेतृत्व में जो कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया था, और उस समय आधारभूत संरचनाओं का जिस तरीके से विकास हुआ था, उसी समय से झारखंड निरंतर आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन खंडित जनादेश के चलते बीच में ही उनकी सरकार गिर गई और उनका नेतृत्व परिवर्तन हुआ। फिर माननीय अर्जुन मुंडा जी के सरकार में भी सरकार बेहतरीन तरीके से काम करने लगी,
लेकिन बाद के चुनाव में भी निश्चित रूप से जो नीरज जी कह रहे हैं, खंडित जनादेश के कारण झारखंड में जरा विकास की गति को अवरुद्ध होने का अवसर मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे कतई नहीं छोड़ना बिल्कुल विवेक, हम लौटेंगे क्योंकि ठीक 7:30 बजे का वक्त है जब झारखंड का ओपिनियन पोल यानी कि झारखंड की जनता की राय क्या है, वो किसके पक्ष में खड़ी है, आगामी चुनाव में उसके मन में चुनाव को लेकर किस तरीके का फैसला तय हुआ है, वो आंकड़ों के जरिए हम आपको इस बड़े से वॉल पर दिखाने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा इंतजार, और उस इंतजार के बाद हम आपको उन आंकड़ों से भी रूबरू कराएंगे और उस पर अपने मेहमानों से भी पूछेंगे कि भाई सिर्फ इन आंकड़ों पर सवाल खड़ा करने से आपके पास समाधान नहीं निकलने वाला है, आपको एक मजबूत विपक्ष के लिए तर्क रखना होगा, उसके लिए जनता का भरोसा जीतना होगा, क्योंकि ये ओपिनियन पोल जो है ये जनता का है, उसकी ही राय है और 1,18,000 लोगों का एक बड़ा सैंपल है जिसके रूप में ये आंकड़े आपके सामने। और एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मेगा ओपिनियन पोल लगातार जारी है।